हेलो बच्चों, आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग इम्पल्स सीरीज, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट आज है। आज हम लोग स्टार्ट मैथ। देखिए, मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप फिजिक्स सीखना चाहते हैं तो। सबसे पहले हम 5 से 10 मिनट में आपको समझाते हैं इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स पढ़ने का, फिजिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस। हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में जो आज का टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का टॉपिक चलने वाला है बेसिक मैथ्स। बहुत सारा बच्चा पूछता है कि सर मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। पूरा का पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितना मैथ्स ज़रूरत है फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। 2 साल हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, 11th और 12th, ठीक है ना। तो 11th और 12th में जितना फिजिक्स पढ़ते समय मैथ का एप्लीकेशन मतलब मैथ उस पूरा मैथमेटिक्स को हम आज पढ़ेंगे। आज का मतलब कि 3 से 4 लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। और मैथ पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं तो समझिए कि फिजिक्स में आपको बीच बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। इसलिए अगर आप फिजिक्स को अगर ढंग से समझना चाहते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स को बढ़िया ढंग से सीखना चाहते हैं, इसलिए आपको 3 से 4 लेक्चर पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स, ठीक है ना। और एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैथ को इग्नोर करते हैं कि जब फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम देख लेंगे, उस समय से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो उस बच्चे को दिक्कत होता है, ठीक है ना, क्योंकि जब आगे जाकर जब फंसते हैं, कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, कुछ मैथ का कॉन्सेप्ट उसको नहीं पता है, ठीक है ना, वहाँ पे लगा नहीं पाते हैं, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होता है, क्वेश्चन नहीं बन पाता है। इसलिए आपको जो भी सिलेबस है, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा बोर लगेगा 1-2 लेक्चर, ठीक है ना। बेसिक मैथ्स पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बोर फील होगा, लेकिन उसको आपको धैर्यपूर्वक आपको देखना है लेक्चर को। हर फार्मूला को आपको याद करना है, जो भी बताएंगे आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। सबसे पहला बात कि आपको नोट्स को बनाना है। ये लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 से ही इस बात को फॉलो करना शुरू कर दें। कुछ बच्चा क्या करता है कि सिर्फ वीडियो को देखता है, वीडियो को देख लेने से आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। वीडियो को देख लेने से आपका कुछ होने वाला नहीं है। ये आपका लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 से ही आप एक कॉपी में, ठीक है ना, जो भी बात आप सीख रहे हैं, जो भी बात लिखाया जा रहा है उसको आप लिखें, प्रॉपर ढंग से फॉलो करें, ठीक है ना। 6 मंथ तक 7 मंथ तक तब आपका फायदा होगा, ठीक है। अभी देखिए हम लोग पढ़ने वाले मैथमेटिक्स, ठीक है ना। देखिए मैथ एक ऐसा भाषा है ना जिससे पूरा यूनिवर्स को लिखा गया है, ठीक है ना। मैथ्स एक ऐसा भाषा जिससे पूरा दुनिया को लिखा गया है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स लैंग्वेज है फिजिक्स को, ठीक है ना। मैथमेटिक्स लैंग्वेज है फिजिक्स का, ठीक है ना। थोड़ा हम समझते हैं इस बात को, थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, ना कि मैथ, ठीक है ना। हम टीचर क्या चीज़ का है, फिजिक्स का है, पढ़ाएंगे क्या फिजिक्स, ठीक है ना। देखिए फिजिक्स क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि फिजिक्स होता क्या है, क्योंकि आप 6 से 7 मंथ पढ़ने वाले हैं। एक अच्छा खासा सिलेबस आपका पूरा 11th आप पढ़िएगा फिजिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है ना। फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ठीक है ना। नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ये होता है फिजिक्स, ठीक है ना। हम लोग नेचर का स्टडी करते हैं, ठीक है ना। नेचुरल फिनोमेना जो भी नेचर में घटता है, ठीक है ना, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ये सब फिजिक्स के अंदर आता है। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर का स्टडी, आसपास का दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसका स्टडी करते हैं, ठीक है ना। हम लोग यूनिवर्स का स्टडी करते हैं, आसपास जो भी हो रहा है, जैसे दिन से रात का होना, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम छोड़ते हैं तो वो नीचे गिरता है, ठीक है ना, तो क्यों नीचे गिरता है, ठीक है ना, उसका स्टडी करते हैं कि आपको पता है फोर्स के कारण होता है, ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, ठीक। आसपास जो भी आपको दिखता है होते हुए, आसपास अपने चारों ओर जो भी घटना को आप लोग देखते हैं उसका स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। इस दुनिया को स्टडी करते हैं कि दुनिया चल किस नियम पर रहा है, ठीक है ना, इसका स्टडी हम लोग करते हैं। अब ये तो ठीक है कि फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, ठीक है ना। बट फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है, ठीक है ना। इस बात को हमको समझाना है, फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है। एंड एक लैंग्वेज, एक लाइन लिखते हैं, ठीक है ना। हम लोग लिखते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स को हम लोग फिजिक्स का भाषा बोलते हैं, मैथमेटिक्स को हम लोग फिजिक्स का भाषा बोलते हैं। हम लोग को ऐसा मानना है कि मैथमेटिक्स बना ही है फिजिक्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स को समझना है तो हमको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि फिजिक्स का लैंग्वेज है, ठीक है ना, फिजिक्स का भाषा है मैथमेटिक्स। अभी हम कुछ बात को हम एक एग्जांपल देकर समझाएंगे इस बात को कि फिजिक्स अगर आपको सीखना है तो मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को एक एग्जांपल देकर हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि 2 आदमी हैं, ठीक है, उसको जाना है दिल्ली से मुंबई,
ठीक है, 2 आदमी है जिसको जाना है दिल्ली से मुंबई। ठीक है, दिल्ली से मुंबई जाना है, एक को क्या है ना कि फर्स्ट क्लास एसी का टिकट मिल गया है। ठीक है, एक आदमी को फर्स्ट क्लास एसी का टिकट मिल गया है, दूसरा आदमी जो कि जनरल का टिकट कटा के उसको जाना पड़ रहा है। ठीक है ना, जाना तो कोई नहीं चाहेगा कि जनरल का टिकट कटा के हम जाए। ठीक है ना, एक को फर्स्ट क्लास एसी का टिकट मिल गया है, दूसरा जो व्यक्ति है उसको भी दिल्ली से मुंबई जाना है, लेकिन उसको जनरल का टिकट कटा के जाना है। जनरल का टिकट बेचारा कटाया, जनरल बोगी में बैठ गया। ठीक है, अब बताइए दिल्ली से मुंबई तो पहुंचेगा दोनों, क्योंकि ट्रेन पहुंचेगा तो दोनों पहुंचेगा। ठीक है ना, एक फर्स्ट क्लास एसी में बैठा मतलब व्यक्ति है और दूसरा एक जनरल वाला में बैठा हुआ है, जनरल वाला बोगी में बैठा हुआ है बच्चा। ठीक है, अब बताइए कि किसका सफर अच्छा कटेगा, किसका जो जर्नी है एकदम कंफर्टेबल के साथ कटेगा, किसको एकदम मजा आएगा। अगर 4 घंटा लेट हो जाए ट्रेन तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए किसका कटेगा। आपको पता होगा कि ठीक है ना, दिमाग इतना तो होगा ही, ठीक है ना, कि जो फर्स्ट क्लास एसी में बैठा हुआ उसको एकदम मजा होगा, क्योंकि जनरल वाला डिब्बा का मतलब आप समझते ही हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बैठने का जगह नहीं होता है, खड़ा खड़ा जाना पड़ेगा। अब सोचिए जो जनरल वाला डिब्बा में होगा उसको लगेगा कितना जल्दी पहुंच जाए, कितना जल्दी मेरा सफ़र खत्म हो जाए, एकदम सफ़र कट जाए मेरा। अगर 1 घंटा ट्रेन लेट हो गया, 2 घंटा ट्रेन लेट हो गया, तो जनरल वाला को लगेगा कि एकदम कहाँ फंस गए हैं, जितना जल्दी जल्दी मतलब हमको ट्रेन से उतरने का मौका मिले, ट्रेन से लगता है कि एकदम ट्रेन से उतर जाए। लेकिन जो फर्स्ट क्लास एसी में बैठा हुआ है उसको लगेगा कि मतलब 2 घंटा लेट हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है, हम तो आराम से एसी में सो रहे हैं, एकदम एसी में पड़े हुए हैं, एकदम आराम से खाना पीना भी आ रहा है, सब कुछ फुल फैसिलिटी में जा रहा है एक लड़का। तो उसको 2 घंटा लेट हो जाने से, 4 घंटा लेट हो जाने से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि फुल फैसिलिटी में है, उसका सफ़र अच्छा कट रहा है। जो फर्स्ट एसी में सवार है उसका सफ़र बिल्कुल अच्छा कट रहा है, और एक वैसा आदमी जो कि जनरल बोगी में बैठ गया उसका सफ़र बिल्कुल खराब कट रहा है। अब सोचिए ये भी आपका सफ़र है, हम इसको लिंक कर रहे हैं इस चीज़ से। ठीक है ना, आप ये जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये आपका सफ़र है, एक जर्नी है, एक फिजिक्स का एक जर्नी है 2 साल का। ठीक है ना, फिलहाल तो 6 महीना का, 7 महीना का ये जो बैच चल रहा है, इसमें पूरा 11th को पढ़िएगा। तो ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा कटे, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि अच्छा कटे तो मैथ आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास मैथ का नॉलेज है, आपके पास मैथ का ज्ञान है, आपको मैथ आता है, तो आपको ऐसा फील होगा कि हम फर्स्ट क्लास एसी में बैठ के सफ़र कर रहे हैं। अगर आपको पास मैथ का नॉलेज है या फिर आप मैथ सीख चुके हैं, अगर नहीं भी नॉलेज है तो इतना अच्छा खासा मैथ सिखा देंगे जितना आपको ज़रूरत पड़ेगा 2 साल में। अगर आप मैथ अच्छा से सीख लेते हैं, मैथमेटिक्स आपको आता है, तो आपको लगेगा कि हम फर्स्ट क्लास एसी में बैठ के ये फिजिक्स को सीख रहे हैं, फिजिक्स का सफ़र बिल्कुल आपका अच्छा कटेगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स पे ध्यान नहीं दिए, ये 4 दिन जो पढ़ाएंगे इसको इग्नोर कर दिए, इस सोचे कि एकदम हमको तो फिजिक्स के लिए आए हैं, फिजिक्स डायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आपको बाकी का 6 मंथ एकदम कष्टदायी बीतेगा। ठीक है ना, लगेगा कि 20 से छोड़ के निकल जाएं, समझ में कम आएगा। ठीक है ना, आप रहिएगा तो आप तो सीख ही जाइएगा कुछ ना कुछ, 6-7 मंथ तक कुछ तो सीखिएगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है ना, आपको लगेगा कि जनरल डिब्बा में घुस गए हैं और वैसा सफ़र आपको कटेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स, और ये जो हम एग्जाम्पल दिए ये खुद का बनाया हुआ एग्जाम्पल नहीं, आप एस सी वर्मा किताब पलटिएगा, एस सी वर्मा किताब में आपका एक बस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है ना, एक बस का एग्जाम्पल, सेम ही एग्जाम्पल्स आपका दिया हुआ था। ठीक है ना, ये मतलब आपको समझाएं कि मैथमेटिक्स का कितना ज़्यादा यूज है। ठीक है ना, फिजिक्स में अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये बात तो हो गया। ठीक है ना, मैथमेटिक्स आपको सीखना पड़ेगा। फिजिक्स साइंस पेपर आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, आप साइंस के स्टूडेंट हैं। ठीक है ना, फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं किंग, फिजिक्स को हम लोग किंग बोलते हैं साइंस का। ठीक है ना, साइंस का किंग बोलते हैं हम लोग फिजिक्स का, फिजिक्स को किंग। ठीक है, किंग ऑफ साइंस। ये हम ऐसा नहीं कि अपने से बना के बता रहे, सब किताब का भाषा है। ठीक है ना, फिजिक्स को किंग बोला जाता है साइंस का। साइंस में और भी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथमेटिक्स है, लेकिन फिजिक्स को हम लोग किंग बोलते हैं। मतलब साइंस में सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया है फिजिक्स को। हम लोग को ऐसा लगता है कि कुछ अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है अगर साइंस के क्षेत्र में तो सब फिजिक्स के कारण हो रहा है, तो फिजिक्स को हम लोग किंग बोलते हैं। मैथमेटिक्स का अगर बात करते हैं तो ये जो मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, ये जो मैथमेटिक्स है इसको हम लोग क्यून बोलते हैं, मैथमेटिक्स को बोलते हैं हम लोग क्यून। अब खुद आप समझ लीजिए कि अगर इसको किंग बोला गया है तो इसको क्यून बोला गया है, तो दोनों में रिलेशन कितना ज़बरदस्त है, ये आपको खुद दिमाग में दिमाग काम करना चाहिए कि अगर फिजिक्स को किंग बोलते हैं तो मैथमेटिक्स को क्यून बोल रहे हैं। ठीक है ना, क्यून बोला जा रहा है, इसका मतलब कि दोनों में कितना ज़बरदस्त लिंक है। ठीक है ना, तो बिना मैथमेटिक्स का अगर आप फिजिक्स सीखना चाह रहे हैं तो आपका मूर्खता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। इस कारण थोड़ा मैथमेटिक्स
का ज्ञान आपको लेना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का जानना पड़ेगा, तब जाकर आप फिजिक्स ढंग से सीख पाइएगा। बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि फिजिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या होता है, क्योंकि ज़्यादा चर्चा करेंगे तो एक आध घंटा चला जाएगा इसी में, ठीक है ना। आपको जितना सफिशिएंट बताना चाहिए था, ठीक है ना, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के बारे में और दोनों में क्या रिलेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, हम बता दिए हैं। अब अपना टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है एंगल्स एंड ट्राइगोनोमेट्री। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एंगल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसके बारे में, एंगल्स। एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल, एंगल क्या होता है? ये एंगल है, ये क्या है, एंगल, ये रेडियस आर है, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क लेंथ, इसको बोला जाता है आर्क लेंथ। ये सब बात आपको पढ़ा हुआ, देखिए कुछ कुछ बात आपको पढ़ा हुआ रहेगा जो पढ़ाएंगे आपको 4 दिन में, ठीक है ना। तो बोर थोड़ा बहुत लग सकता है 4 दिन में, पहले ही मैं बताए हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको धैर्य रखना है, ठीक है ना। कुछ ऐसा नहीं कि एक आध टॉपिक आ रहा है तो तुरंत हटा दिए, ठीक है ना। कुछ टॉपिक आपको आएगा, कुछ टॉपिक आपको नहीं भी पता होगा, कुछ टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन भी होगा, इसलिए चारों लेक्चर को आपको ढंग से खत्म करना है। आपको ये मानकर खत्म करना है कि मेरा सिलेबस है ये, ठीक है ना, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, ये सिलेबस मानकर आपको एक एक लेक्चर को आपको देखना है, ठीक है ना। जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको करना है। देखिए बेसिक मैथ में कोई होमवर्क नहीं रहेगा आपका भी, आपका जब तक बेसिक मैथ चल रहा है ना 3-4 क्लास, उस समय आपका DPP वगैरह नहीं मिलेगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, टेलीग्राम को फॉलो करना है, वहाँ पर नोट्स मिलेगा अभी 3-4 दिन, ठीक है ना। जो भी पढ़ाएंगे उसका नोट्स मिलेगा, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए वेक्टर से मिलेगा, ठीक है ना। जब वेक्टर स्टार्ट करेंगे उस टाइम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, इस जो लेक्चर 1 है इसका डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का और फिर व्हाट्सअप चैनल का लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सअप चैनल को, ठीक है ना। क्योंकि फिर वेक्टर से क्वेश्चंस आएगा तो जरूरी हो जाएगा क्वेश्चंस करना आपके लिए। तो ये क्या है, ये आपका थीटा है, ये आर्क लेंथ है, ठीक है ना, ये हो गया आपका रेडियस। तो ये सब बात तो आपको पता ही होगा, ये फार्मूला एक पता होगा, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ, ठीक है ना, अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है, ठीक है ना। ये फार्मूला नहीं पता है तो ये फार्मूला याद रखिएगा, काफ़ी यूज होगा, ठीक है ना। ये एंगल, एंगल इक्वल होता है आर्क लेंथ और बटा रेडियस के, ठीक है। आर्क लेंथ को L से डिनोट किया जाता है, L से इसको लिख सकते हैं, एंगल को थीटा से लिखते हैं, आर्क लेंथ को L से लिखते हैं, रेडियस को R से लिखते हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हो गया L बटा आर, थीटा इक्वल टू हो गया L बटा आर, रेडियन में होगा ये, ठीक है, रेडियन में होगा। रेडियन क्या होता है इसको भी समझते हैं, ठीक है ना। यूनिट ऑफ एंगल, हम लोग समझते हैं यूनिट ऑफ एंगल को, यूनिट ऑफ एंगल्स, यूनिट ऑफ एंगल्स 4 यूनिट होता है। पहला रेडियन, रेडियन आपका SI यूनिट है, रेडियन आपका SI यूनिट है। दूसरा जिसको बोलते हैं हम लोग डिग्री, दूसरा जिसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है ना। डिग्री SI यूनिट तो नहीं है, रेडियन SI यूनिट है, पर यूनिट है, इसका यूज भी करते हैं डिग्री का। तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं मिनट, ठीक है। चौथा जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड, ठीक है। ये 4 यूनिट है आपका, ठीक है, एंगल का 4 यूनिट है, इसको आपको याद रखना है और चारों यूनिट का यूज बीच बीच में होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि डिग्री SI यूनिट नहीं है, ठीक है ना। कुछ बच्चा को लगता है कि डिग्री इज द SI यूनिट, ठीक है ना। डिग्री का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा भी प्रयोग करते हैं, पर डिग्री SI यूनिट नहीं है एंगल का, ठीक है ना। एंगल का SI यूनिट जो है स्टैंडर्ड यूनिट है, उसको रेडियन बोलते हैं, ठीक है। डिग्री का प्रयोग करेंगे पर SI यूनिट नहीं है। फिर ये मिनट सेकेंड स्मॉल एंगल के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, मिनट या फिर हम लोग सेकेंड यूज करते हैं स्मॉल एंगल के लिए। देखिए होता क्या है, इसको समझाते हैं थोड़ा सा।
1 डिग्री, ठीक है, डिग्री को ऐसे लिखते हैं 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है ना, ये ऐसे मिनट लिखते हैं, ऐसे कॉमा देकर ये लिखते हैं मिनट, ठीक है, ये मिनट है, ठीक है। इसके बाद 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, 2 बार इस प्रकार से डैश देंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस प्रकार से, ये हो गया सेकेंड। तो इस बात को आपको याद रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। जिस प्रकार से टाइम का यूनिट, कुछ बच्चा को लगता है कि सर ये तो टाइम का यूनिट है ना, कुछ बच्चा को लगता है कि टाइम का यूनिट होता है आवर, फिर मिनट, फिर सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, यहाँ पर है 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है ना। 60 वाला तो बिल्कुल सही है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता था, यहाँ पर भी 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, वहाँ पर 1 आवर में 60 मिनट होता था, यहाँ पर 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ये बिल्कुल ठीक है ना, सेम है, ठीक है। देखिए दोनों होता है, ठीक है ना, टाइम का भी यूनिट है मिनट सेकेंड और एंगल का भी यूनिट है मिनट एंड सेकेंड, ठीक है ना। बट क्वेश्चंस में अगर जब कभी न्यूमेरिकल्स या कभी क्वेश्चंस में या फिर कहीं पर यूज जब आएगा ना, तो वहाँ पे आपको लिखा रहेगा, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि मिनट अगर है तो टाइम का यूनिट है या फिर एंगल का यूनिट है। कुछ बच्चा कहता है कि सर कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि मिनट एंगल वाला मिनट है या फिर टाइम वाला मिनट है, वहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि ये मिनट कौन सा है, एंगल का यूनिट मिनट है या फिर टाइम का यूनिट मिनट है, ठीक है ना। तो ये आपको पता लग जाएगा क्वेश्चंस में, ठीक है ना, इसका चिंता आपको नहीं करना। या सेकंड भी पता लग जाएगा कि एंगल वाला है या फिर टाइम वाला है, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए। डिग्री से मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, रेडियन, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि पाई 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक है ना, पाई रेडियन, ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो 360 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, 360 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन, ठीक है, 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। या इस प्रकार से 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपको कर सकते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। एंगल का कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, रेडियन, डिग्री, मिनट और सेकेंड, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना है, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बटा रेडियस, मतलब थीटा इक्वल टू एल बटा आर, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है। इस बात को आप नोट करें कॉपी में ढंग से, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले आप नोट करें इसको, ठीक है, और नोट करते चले तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना, नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन है कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, ठीक है। तो आपको कैसे करना है कन्वर्ट एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, जैसे रेडियन में लिखा हुआ है, ठीक है, रेडियन में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है क्या 2 पाई, ठीक है, ठीक है, 2 पाई लिखा हुआ है। दूसरा, पहला लिखा हुआ है 2 पाई रेडियन, दूसरा लिखा हुआ है पाई रेडियन, ठीक है, तीसरा लिखा हुआ है क्या पाई बाई 2, पाई रेडियन को छोड़िए, हटाइए, पाई तो पता ही है, पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है, पाई बाई 4 रेडियन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 5 पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। इसके बाद, ठीक है ना, लिखा हुआ है 2 पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। इसको करिए,
इसको आपको खुद से करना भी करना है आपको, ठीक है ना, इसको आपको अभी करना है। चलिए करिए तो जल्दी से। चलिए हो गया होगा, कर लिए होंगे। देखिए आपको पता होगा, ठीक है ना, क्या पता है आपको कि पाई रेडियन, ठीक है ना, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो एक रेडियन का मतलब होगा 180 बटा पाई, ठीक है। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, तो एक रेडियन का मतलब 180 बटा पाई, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, अब देखिए पाई रेडियन का मतलब इतना, एक रेडियन का मतलब, एक रेडियन का मतलब इतना, तो 2 पाई रेडियन का मतलब, 2 पाई रेडियन का मतलब 180 बटा पाई और गुना 2 पाई, ठीक है। पाई से पाई खत्म, तो 360 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया? 360 डिग्री, ठीक है। या फिर ऐसे भी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पाई का मतलब 180, तो 2 पाई मतलब 360, ठीक है। यहाँ पे पाई बटा 2, तो पाई बटा 2 में गुना करेंगे, ठीक है ना, पाई बटा 2 में गुना करेंगे, इतना 180 बटा पाई, 180 बटा पाई, पाई से पाई खत्म, कितना आएगा? 90 डिग्री। या फिर ऐसे ही पता मतलब कर सकते हैं कि ये पाई है, तो पाई का मतलब 180 होता है, याद रखना है, पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, इसको एकदम याद रखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि पाई है, तो पाई का मतलब 180 डिग्री और बटा 2 मतलब 90, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी इस प्रकार से करिए, पाई, पाई का मतलब 180, पाई का मतलब 180, 180 बटा 4 मतलब 45 होगा, ठीक है। या फिर इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि पाई बटा 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 180 बटा पाई, पाई से पाई खत्म, कितना आएगा? 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 पाई बाई 6 में मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, 5 पाई बाई 6 में मल्टीप्लाई करिएगा, कितना मल्टीप्लाई करना होता है? इतना 180 बटा पाई, 180 बटा पाई, पाई से पाई खत्म, ये खत्म हो गया 6 × 18, ठीक है, और ये हो गया 5 मतलब 150 डिग्री, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, 5 और पाई की जगह पर 180 डिग्री पुट करके मतलब कैलकुलेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। 2, ठीक है, आपको मन है तो पाई की जगह पर रख सकते हैं 180 डिग्री, और बटा 3, ठीक है। ये ऐसे करिएगा 6, 60, ठीक है, यहाँ हो गया 120 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। या फिर 2 पाई बटा 3 में गुना कर सकते थे 180 बटा पाई से, 180 बटा पाई से, ठीक है। चलिए इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन है कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अब डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्ट करने आ जाए, कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, ठीक है। देखिए जैसे पहला मान लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है, दूसरा मान लेते हैं 45 डिग्री, तीसरा मान लेते हैं 60 डिग्री, चौथा 120 डिग्री, ठीक है, और पाँचवा 150 डिग्री, ठीक है। इसको कर देना है आपको, कितना रेडियन होगा? 30 डिग्री का मतलब कितना रेडियन, 60 डिग्री का मतलब कितना रेडियन, ठीक है ना, 45 डिग्री का मतलब कितना रेडियन, आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले आप करें खुद से, ठीक है, फिर देखना है, ट्राई करें, बहुत इजी है, आपको पहले भी सिखाया गया होगा। देखिए हमको क्या पता है कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, ठीक है, तो 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बटा 180 रेडियन। तो यहां पर कितना डिग्री है? 30 डिग्री।
तो 30 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, 30 गुना पाई बटा 180, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब याद रखना है, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब पाई बटा 180 रेडियन। तो 30 डिग्री तो 30 गुना पाई बटा 180, 45 डिग्री तो 45 गुना पाई बटा 180, 60 डिग्री तो 60 गुना पाई बटा 180, अगर 120 डिग्री है तो 120 गुना पाई बटा 180 कर देंगे, ठीक है ना, करते हैं। 30 डिग्री है तो 30 गुना पाई बटा 180, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 6 बार में, तो पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है, हो गया। यहाँ पर देखिए 45 है, ठीक है, गुना करेंगे पाई बटा 180 से, ठीक है, ये हो जाएगा कितना बार में, 4 बार में, तो होगा पाई अपॉन 4 रेडियन, पाई अपॉन 4 रेडियन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 60 है और गुना कर देंगे पाई बटा 180 से, 3 बार में कटेगा, तो पाई बटा 3 रेडियन, ठीक है। फिर 120 है, गुना कर देंगे कितना से, याद रख लेना है सीधा, नहीं समझ में आए तो इसको डायरेक्ट दिमाग में बैठाइए, दिमाग में याद मतलब रख लीजिए कि अगर 120 डिग्री हो चाहे 150 डिग्री हो, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो गुना कर देना है पाई बटा 180 से डायरेक्ट, कि डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो गुना करना है कितना से, पाई बटा 180 से, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बटा 180, 0 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा कितना बार में, 2 बार में, हो जाएगा 3 बार में, तो 2 पाई बटा 3 रेडियन। यहां पर देखिए 150 है तो 150 गुना पाई बटा 180, ये हो जाएगा कितना बार में, 5 बार में, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 6 बार में, तो 5 बाई पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है, 5 पाई बाई 6 रेडियन। तो अगर डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो गुना करेंगे पाई बटा 180 से, डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो गुना करेंगे पाई बटा 180 से, और अगर रेडियन में दिया हुआ है डिग्री में कन्वर्ट करना है तो गुना करेंगे इसका उल्टा से, पाई बटा 180 का उल्टा क्या होगा, 180 बटा पाई से, ठीक है। एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कि डिग्री से रेडियन तो पाई बटा 180 और रेडियन से डिग्री तो 180 बटा पाई। चलिए इसको नोट करें, इसके बाद स्टार्ट करते हैं ट्रायगोनोमेट्री। इतना बात आपको पता होना चाहिए, बीच बीच में यूज आएगा, आपको फंसना नहीं है, हर एक चीज को पढ़ाएंगे जो बीच में आपका यूज आएगा। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, देखिए ऐसे तो ट्राइगोनोमेट्री आपको पता है, 10th क्लास में आप ट्राइगोनोमेट्री पढ़े हैं, क्योंकि 10th पास करके 11th में आए हैं आप, लेकिन आपको अभी जो हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ाएंगे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जो आपको नहीं पता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर क्लास 10th वाला ही कॉन्सेप्ट पढ़ाना होता तो क्यों पढ़ाते हम, क्योंकि क्लास 10th और 9th का मैथ तो आपको पता ही है। आपको कौन सा मैथ नहीं पता है, जो आपको 11th का कोई मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज आएगा, 12th का कुछ मैथ जो फिजिक्स में यूज आएगा, तो वो सब बात आपको नहीं पता है, क्योंकि अभी तो आप जस्ट 10 पास करके 11th में गए ही हैं, तो उतना मैथ तो आपको पता है नहीं कि 11th का सारा मैथ या 12th का सारा मैथ आएगा। तो इस कारण वो सब जो छोटा छोटा चीज़ है जो यूज आता है उसको हम अभी सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्राइगोनोमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं पता है उसको आप सीखिए। आपको बेसिक तो पता ही होगा ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होता है, ठीक है ना। ये है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं हाइपोटेनस। अगर ये थीटा लेंगे, इसको मतलब थीटा बोलेंगे, तो इसको थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला को बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो बच गया इसको बोलेंगे बेस। ऐसा नहीं कि किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस बोल देंगे। 90 के सामने वाला को हाइपोटेनस और थीटा के सामने वाला को परपेंडिकुलर, हमेशा जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच जाता है उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। अगर ऐसा रहे, ठीक है ना, ये 90 है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, थीटा मन कर रहा है इसको एंगल इसको लेने का, तो अब मेरा परपेंडिकुलर बदल जाएगा, ठीक है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर था, यहाँ थीटा है तो परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा, ठीक है।
और बेस अब ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाला होता ही है। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होगा, बेसिक बात है। हम लोग चलते हैं कुछ चीज़, जैसे साइन थीटा क्या होता है, ठीक है ना। साइन थीटा को डिफाइन करते हैं P/H, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। एकदम बेसिक बात है, तो 2-4-5 मिनट एकदम बेसिक बात चलेगा जो आपको पता है, लेकिन उबना नहीं है फिर भी आपको। कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H, ठीक है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर बटा बेस, और बाकी तीनों को उल्टा करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। साइन का उल्टा कॉसिक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ये बात आपको मालूम है, ठीक है। आप लिख सकते हैं कॉसिक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा मतलब H/P, या ऐसे लिख देते हैं 1/sin थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू होगा H/P, ठीक है। सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, ठीक है ना, तो होगा H/B, ठीक है। टेन थीटा जो होता है, माने कॉट थीटा जो होता है उल्टा होता है टेन थीटा के, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा P/B का उल्टा, तो B और बटा P, ये सब बात आपको मालूम है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मालूम है, ठीक है। एकदम बेसिक बात है, साइन थीटा कॉस थीटा सब फार्मूला मालूम है आपको। ये भी याद रखना है, ये बात तो याद ही होगा कि कॉसिक थीटा का उल्टा साइन थीटा, या फिर साइन थीटा का उल्टा मतलब कॉसिक थीटा, ये रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है ना, ये रेसिप्रोकल रिलेशन ये आपका आ गया, ठीक है। कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ये सब बात आपको पता होना चाहिए। या फिर टेन थीटा गुना कॉट थीटा करने पर बनाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करने पर बनाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा करने पर बनाएगा, सब आपको मालूम है ये सब बात। फिर ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, कुछ ये सब बात आपको मालूम ही होगा, ठीक है ना। कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मालूम होगा, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये तीन एकदम बेसिक है, क्लास 10th में पढ़ते हैं, कोई 11th वाला बात अभी तक नहीं हुआ है, अब होगा, ठीक है ना, अब 11th का बात होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। बता रहे हैं सब यूज होगा ये सब चीज़, जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा यूज होगा फिजिक्स में, बाकी हमको मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जो विद्यार्थी मतलब मैथ के हैं, ठीक है ना, जो मैथ के विद्यार्थी हैं, तो जो मतलब जब भी आप मतलब जहाँ भी पढ़िएगा मैथ का मतलब मैथ पढ़िएगा, तो वहाँ टीचर और डिटेल में पढ़ाएंगे, सब कुछ एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। यहाँ पर हम सिर्फ वो पढ़ा रहे हैं कि फिजिक्स के लिए जो हमको ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए इसको नोट कर लें, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, चलिए ये होता है यूज। अब देखिए साइन ए प्लस बी, ठीक है। फिर होता है साइन ए माइनस बी, ठीक है। फिर होता है कॉस ए प्लस बी, फिर होता है कॉस ए माइनस बी, ठीक है। फिर होता है टेन ए प्लस बी, और फिर होता है टेन ए माइनस बी। ये 6 फार्मूला यूज आएगा, बहुत ज़्यादा यूज आएगा, यूज नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा यूज आएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद करना होगा। देखिए साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी। देखिए साइन में क्या होगा, साइन में साइन सेम होता है, ठीक है, साइन में साइन सेम होता है, इसको देखिए ऐसे याद रखिए, साइन, ठीक है, एक साइन SIGN, ठीक है। ये साइन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो साइन है, ठीक है ना, इस साइन वाला फार्मूला में साइन सेम रहेगा, मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव, साइन में साइन सेम रहेगा, ठीक है। तो ये साइन है, तो साइन में तो साइन सेम रहेगा, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, पहला बात ये, ठीक है। साइन से स्टार्ट करेंगे फार्मूला, साइन ए
लेकिन क्या सेम नहीं रहेगा, ठीक है ना। फिर से सुनिए मेरा बात को, साइन में साइन तो सेम रहता है पर टर्म अलग अलग रहेगा, टर्म अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। साइन ए के बाद, ठीक है ना, साइन ए के बाद साइन बी नहीं होगा, साइन ए कॉस बी होता है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, लेकिन साइन सेम रहेगा, प्लस है तो प्लस, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे ऐसे लिखते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर यहां पे देखिए साइन का फॉर्मूला, साइन है तो साइन सेम रहेगा, तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिखें, माइनस था तो माइनस लिखें। अब देखिए स्टार्ट करना है साइन से, साइन ए, फिर लिख देना है कॉस बी, ठीक है, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, फिर क्या करना है कॉस ए और साइन बी, ये हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है, फार्मूला हो गया। अब कॉस में देखिए, कॉस में क्या है, कॉस में साइन सेम नहीं होता है, साइन अपोजिट होता है, ठीक है। साइन में साइन सेम, ठीक है, साइन में साइन सेम रहता है, और ये देखिए टर्म अपोजिट, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम नहीं रहता है, टर्म अपोजिट होता है, ठीक है, ठीक है ना। टर्म ये सब लिखाने से कोई फायदा तो है नहीं, सब याद रखना है आपको खुद से। लेकिन कॉस में, ठीक है, कॉस में साइन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, ठीक है, अपोजिट रहेगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, फार्मूला आसानी से याद हो जाए, ठीक है ना, ये आसानी से याद हो जाए बस। कॉस है तो कॉस ए कॉस बी होगा, ठीक है ना। टर्म देखिए टर्म सेम है, कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी है, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, अपोजिट होगा, प्लस है तो माइनस होगा, और यहाँ पर फिर साइन ए साइन बी, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए कॉस ए, ठीक है, कॉस बी, माइनस है तो अपोजिट होगा, कॉस में साइन बताइए अपोजिट, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर साइन ए एंड साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी, tan a प्लस बी को कैसे करना है, tan a प्लस बी में tan a प्लस tan b पहले करिए, ठीक है ना। याद रखना है ना कि यहाँ पे प्लस है तो ऊपर में प्लस होगा, और 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर में माइनस है तो tan a माइनस tan b और बटा 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, ये आपको हो गया, ठीक है। ये 6 फार्मूला को आपको कर लेना है याद, ठीक है ना, ये 6 फार्मूला को आपको कर लेना याद, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज होता है इस फार्मूला का, क्योंकि अगर नहीं पढ़िएगा, फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आप ही को होगा, क्योंकि बीच में जब यूज होगा तो फिर आपको कॉपी पलटना पड़ेगा, दिक्कत होगा। चलिए जैसे एक दो फार्मूला और है, एक दो चीज़ और है, जैसे अगर ए और बी अगर सेम रहे एंगल, ठीक है ना, ए अगर इक्वल रहे बी के, अगर हम मान लिए थीटा, ठीक है ना, ए इक्वल रहे बी के, ए इक्वल रहे बी के, और दोनों को मान लिया हम थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ओके। तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फार्मूला है, प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज आएगा, रेंज का फार्मूला में, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़िएगा तो रेंज का फार्मूला भी यूज आएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को, ये बहुत ज़्यादा यूज आता है, बहुत ज़्यादा यूज आता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को याद रखें, एकदम याद करें। अभी देखिए क्या है ना कि 2-4 दिन जो क्लास चलेगा, ठीक है ना, याद ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर जब फिजिक्स शुरू करेंगे तो फिर मज़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब याद कम करना पड़ेगा, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा याद भी करना पड़ेगा। कुछ अगर बात आपको नहीं पता है उसको डायरेक्ट रट लीजिए, ठीक है ना। कॉपी को रिवीजन आपको डेली करना है। फिर क्या है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा अगर सीखना है तो।
फिर देखिए एक और चीज़, ये पहला। दूसरा, हम क्या करते हैं ना कि अगर ए, ठीक है ना, इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा फिर से लेते हैं, ठीक है। और फिर इसको देखिए, इसको कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना, कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस थीटा प्लस थीटा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आपको कर लें एकदम याद, ठीक है, इसको कर लें एकदम याद। ये फार्मूला भी फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आप इसको याद करें, ठीक है। चलिए अब समझते हैं आगे, ठीक है। इसको नोट करें, इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इसको हटा रहे हैं, इसको आप नोट करें पहले। अब देखिए, कुछ बात कर रहे हैं अभी हम। जैसे ये सब बात तो आपको मालूम ही होगा, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल तो मालूम होगा 90 डिग्री तक, ये तो आपको मालूम ही होगा कि अगर 0 डिग्री है, ठीक है ना, जीरो 30 45 60 और 90, ठीक है। साइन थीटा, ठीक है, फिर कॉस थीटा, ठीक है, और फिर टेन थीटा, मालूम ही होगा। साइन, सॉरी 0 तो लिखना ही हम भूल गए हैं, ठीक है। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। और साइन 90 का मान क्या होता है 1, ठीक है। यह बात आपको मालूम होगा, सबको मालूम है, क्लास 10 में पढ़ाया जाता है ये बात। इसको उल्टा सरिया देंगे 1, ठीक है, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और उसके बाद 0, ठीक है। ये हो गया। टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सबको मालूम होगा, क्लास 10 का फार्मूला है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा देखिए ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा करिए ना, साइन थीटा कितना है 0, 0/1, 0/1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसको बटा इसको करिए, 2 से 2 खत्म तो 1/√3, इसको भागा इसको दीजिए तो 1/√2 से 1/√2 खत्म 1 हुआ, 2 से 2 खत्म हुआ √3। और 1/0 क्या होता है, 1/0 होता है अनडिफाइंड, 1/0 नीचे 0 है, इसका मतलब अनडिफाइंड, ठीक है ना। पर ये मैथ में होता है अनडिफाइंड, ठीक है ना, मैथ में हम लोग प्रयोग करते हैं अनडिफाइंड, ठीक है ना। पर फिजिक्स में हम लोग इन्फिनिटी प्रयोग करेंगे, इन्फिनाइट, ठीक है ना। अनडिफाइंड की जगह पर हम इन्फिनाइट प्रयोग करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। मैथ में अनडिफाइंड प्रयोग करेंगे, पर फिजिक्स में हम लोग उसी अनडिफाइंड को, ठीक है ना, हम लोग इन्फिनाइट यूज करेंगे, ठीक है। ये अब बेसिक बात है, इसको आपको याद है, ठीक है ना। अगर साइन कॉस टेन याद है तो फिर इसका उल्टा 3 को याद कर ही सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए मेन रूप से क्या है ना कि साइन का मान आपको पता होना चाहिए, तो कॉस तो इसको उलट के सरिया दिए, टेन तो इसको भागा कर दिए,
अगर साइन भी नहीं याद है तो फिर भी आप निकाल सकते हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45 का मान नहीं याद है तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए और 4 लिखिए और बटा 4 करिए, बटा 4 करिए, बटा 4 करिए, बटा 4 करिए और बटा 4 करिए और रूट लगाइए, रूट लगाइए, रूट लगाइए, रूट लगाइए और रूट लगाइए। 0/4 क्या होगा? 0। 0 का रूट 0। 1/4 को रूट से बाहर निकालिएगा 1/2। ये कैंसिल होगा 2 बार में, बाहर निकालिएगा रूट से तो 1/√2। √3 हो जाएगा ऊपर, 4 का 2 हो जाएगा, 4/4 1 का √1। देखिए तो यही मान आया ना, 0 है यहाँ 0, 1/2 है यहाँ 1/2, 1/√2 1/√2। ठीक है ना। साइन 60 का मान भी ये है, साइन 90 का मान 1 है। ठीक है, तो ये एक आपको तरीका बता दिए कि साइन का मान भी आपको पता रहेगा। फिर कॉस tan, ठीक है ना। फिर tan निकल गया तो बाकी 3 निकाल लीजिएगा, कॉट निकाल लीजिएगा, सेक निकाल लीजिएगा, कॉसिक निकाल लीजिएगा। ये सब बात आपको निकाल लेना है, आपको खुद से निकाल लेना है। ठीक है, ये सब इसलिए बता दिए क्योंकि इसका यूज तो होता ही है, यूज बहुत ज़्यादा होता है फिजिक्स में, और किसी बच्चा को नहीं पता है तो जान लेना है किसी बच्चा को। देखिए अभी देखिए क्या करना है ना कि अभी हम निकालेंगे, ये सब तो ठीक है, ये सब तो हमको पता है सर कि 0, 30, 45, 60, 90, लेकिन फिजिक्स में यही सिर्फ यूज नहीं होगा। साइन 75 का मान बोलेगा, ठीक है ना, कॉस 15 का मान बोलेगा, ठीक है ना, तो इस तरह tan 15 का मान बोलेगा, इस तरह का मान आपको निकालना है, ठीक है ना, इस तरह का मान आपको भी निकालना है, ठीक है ना। तो इसको करते हैं, इसको नोट कर लें सबसे पहले, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। इसको हटाते हैं, एक सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। साइन 75 का मान, कॉस 15 का मान, ठीक है ना, ये सब मान को हम लोग देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75, ठीक है, या फिजिक्स में कभी ज़रूरत पड़ेगा साइन 75 का मान का, ठीक है ना। तो साइन 75 का मान के लिए आप करेंगे क्या, ठीक है ना। देखिए क्या कर सकते हैं। साइन लिखिए, 75 को क्या लिख सकते हैं, 75 को क्या लिख सकते हैं, किसके किसके टर्म में, अरे किसके किसके सम के बराबर लिख सकते हैं। अब 45 + 30 लिख सकते हैं 75, 45 + 30 लिख सकते हैं 75, ठीक है। देखिए कुछ बच्चा कहेगा कि सर ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि साइन, ठीक है ना, 45 की जगह 55 + 30 की जगह 25, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सॉरी 20, ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कुछ बच्चा कहेगा, ठीक है। लिखने का तो तुम लिख सकता है, ठीक है ना, लिखने का तो तुम ऐसे भी लिख सकता है। कुछ बच्चा कहेगा कि सर 75 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 70 + 5, ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 70 + 5 भी तो 75 होता है। देखो क्यों लिखे हम 45 + 30, क्योंकि साइन 45 का मान हमको पता है और साइन 30 का मान हमको पता है। क्या साइन 55 का मान हमको पता है, साइन 20 का मान पता है? नहीं पता है, तो और प्रॉब्लम होगा ना। तो इस 75 डिग्री को उस टर्म में तोड़े जिसका मान हमको पता है। साइन 45 का मान अभी देखे थे, हमको पता है, साइन 30 का मान हमको पता है। इस कारण इस प्रकार से कर देना, आपको फार्मूला लगाना है। साइन A + B का फार्मूला क्या होगा, साइन A cos B + cos A साइन B, ठीक है। साइन A का मान 45 + cos B का मान 30 + cos A का मान 45 प्लस साइन, ठीक है ना, और B का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है। cos 30 का मान √3/2, ठीक है। सॉरी कुछ थोड़ा मिस्टेक कर दिए, ठीक है ना। साइन A cos B
प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे प्लस कहाँ से आ गया, यहाँ पे प्लस कहाँ से आ गया, ठीक है। चलिए साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। तो होगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो √3 प्लस 1/2√2 आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन 75 का मान निकल गया, ठीक है। समझ गए होंगे प्रोसेस, किस प्रोसेस कैसे निकाले हैं। जैसे cos 15 का मान अगर हमसे पूछें, cos 15 डिग्री का मान, इसको आप खुद निकालें, ठीक है ना। cos 15 डिग्री का मान आप खुद निकालें, बन जाएगा, बहुत ईजी है। cos 15 डिग्री का मान निकालें आप। ओके कर लिए cos 15 का मान। अब देखिए cos 15 को क्या कर सकते हैं हम, cos 15 डिग्री है तो लिख सकते हैं ना 45 - 30 डिग्री, 45 - 30, क्योंकि cos 45 और cos 30 का मान पता है हमको, या फिर sin 45 sin 30 का मान भी पता है हमको, ठीक है। अब फार्मूला लगाना है, cos a - b का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, cos है, ठीक है ना। cos में क्या होता है, साइन अपोजिट, तो माइनस है तो प्लस, ठीक है ना। लेकिन टर्म क्या रहता है, सेम रहता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। cos a cos 45, ठीक है, sin 30 प्लस sin 45, ठीक है ना, सॉरी टर्म सेम है ना, cos 45 cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30। cos 45 क्या होगा 1/√2, cos 30 क्या होगा √3/2 प्लस sin 45 क्या होगा 1/√2, sin 30 का मान 1/2। देखिए तो √3/2√2 प्लस 1/2√2 मतलब √3 प्लस 1/2√2, ठीक है, यही आ गया। तो ये cos 15 का मान हो गया। इस प्रकार से आप tan 15 भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको देगा इस प्रकार से आप तोड़ के निकाल दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपसे हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक और निकाल ले सकते हैं, 1-2 निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें और निकालें। क्या निकालिएगा, साइन 75 निकाले ना, साइन 15 निकालिए, साइन 15 डिग्री का मान निकालिए तो आप जल्दी से, ठीक है ना। एक कर लीजिए साइन 15 डिग्री। आप साइन 15 का करिए जल्दी से। चलिए हो गया है। साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, साइन 15 तो नहीं किया था ना, साइन 75 किए थे शायद हम। साइन 15 को लिख सकते हैं 45 - 30, ठीक है, 45 - 30 साइन, ठीक है, a cos b, ठीक है। माइनस है तो माइनस ही रहेगा साइन में, साइन में साइन सेम रहता है, साइन a cos b और cos a sin b, ठीक है, cos a sin b, ठीक है। साइन a साइन 45 इंटू cos 30 माइनस cos 45 और sin 30, ठीक है, हो गया, ठीक है। cos 45 का मान पुट करें 1/√2 होगा, साइन cos 30 का मान पुट करें √3/2 होगा, माइनस cos 45 का मान पुट करें 1/√2 होगा और sin 30 का मान पुट करें ये होगा। आपको अब दिख रहा होगा कि √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो √3 माइनस 1/2√2 ये आ गया निकल कर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। या फिर tan 15 का करें, tan 15 का कर ले, लास्ट कर ले tan 15, ठीक है। tan 15 देखते हैं, tan 15 को क्या लिख सकते हैं, फिर वही लिख सकते हैं कि tan 45, ठीक है, माइनस 30, 45 में से 30 घटाएंगे 15 आएगा, ठीक है। क्या फार्मूला है इसका, tan a - b का फार्मूला है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अब इसको हम कुछ करने वाले नहीं हैं, पुट करें और आंसर अपना निकाल लें, ठीक है ना। tan a की जगह पर 45, b की जगह पर 30, 1 प्लस इसको करें और इसको मतलब कर लें।
इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है, एक और चीज यूज होता है। जैसे बच्चा को मतलब हम बोलेंगे कि बताओ साइन 120 डिग्री का मान आता है फिजिक्स में यूज, ठीक है ना, कि साइन 120 का मान, कॉस 120 का मान, साइन 330 का मान, ठीक है ना। तो वहाँ पे बच्चा क्या होगा, टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि उसको तो पता है 90 तक का मान, ठीक है ना, उसको 90 तक का ही कहानी पता है, 90 के बाद का कहानी नहीं पता है। तो 360 तक आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप बिना टेंशन के फिजिक्स को कर पाएँ, आप फिजिक्स को सीख पाएँ आप, ठीक है ना। देखिए तो उसको भी सीखते हैं, उसको भी आज सीख लेते हैं। देखिए, ठीक है ना, ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है, ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये है आपका 180 डिग्री, ये है आपका 270 डिग्री, और फिर से ये है आपका 360 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा ये सब बात तो सबको पता होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया जी सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सारा पॉजिटिव होगा, ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है ना, मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, अच्छा चलिए लिख ही देते हैं, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव होगा। ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव मतलब छेबों का छेबों पॉजिटिव होगा, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी, टेन भी, कॉट भी, सेक भी और कॉसिक भी। सेकंड क्वाड्रेंट में ना याद रखना है कि सिर्फ 2 पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कॉसिक थीटा, साइन और कॉसिक, ठीक है। तीसरा में टैन और कॉट, ठीक है ना, टैन और कॉट, और चौथा में सेक और कॉस, या कॉस या सेक और कॉस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि सिर्फ पहला क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन कॉसिक, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। सेकंड फोर्थ को कैसे याद करेगा, सेकंड में देखिए साइन कॉसिक, ठीक है ना, इसके देखिए ये ऐसे अपोजिट में ऐसे हो रहा है ऐसे, ठीक है ना, साइन के बाद ये कॉस और सेक, आपको जिस प्रकार से याद करना है याद करें, ठीक है ना। इसमें साइन कॉसिक, लेकिन हाँ ये तो आप समझ सकते हैं कि साइन का अपोजिट होता है कॉसिक, तो सेकंड में साइन कॉसिक पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो कॉस सेक पॉजिटिव, थर्ड जो बच गया उसमें टैन और कॉट अपोजिट होता है ना, ठीक है ना, टैन का अपोजिट होता है कॉट का अपोजिट होता है टैन, ठीक है। तो थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, ये आपको सबसे पहले दिमाग में बैठाना है, ये हर हाल में आपको नहीं भूलना है, अगर इसको भूल गए तो दिक्कत होगा, ठीक है ना, ये भूल गए तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। इसके बाद क्या देखना है कि किसी भी एंगल को पहले लिखना क्या है, किसी भी एंगल्स को लिखना है एंगल, ठीक है ना, एंगल को कैसे लिखना है, 90 गुना n प्लस माइनस थीटा, 90 गुना n प्लस माइनस थीटा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी एंगल्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं। n क्या है, अब देखिए यहाँ पे देखना है, अगर n क्या रहे, अगर n इवन रहे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, साइन, ठीक है ना, को साइन ही रहने देना है, कॉस ही रह जाएगा, ठीक है, साइन ही रह जाएगा, ठीक है, कॉस ही रह जाएगा, और टैन ही रह जाएगा, ठीक है, टैन ही रह जाएगा, ठीक है, ये समझना है। लेकिन अगर n गलती से ऑड रह गया, ठीक है ना, सबसे पहले कोई एंगल है हम बताएंगे, ठीक है ना, पहले इसको समझ लीजिए, फिर एक एग्जांपल से लेकर बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। किसी भी एंगल्स को लिखना है इस फॉर्म में, 90 गुना n प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में। n को समझना है, n अगर इवन है तो चेंज नहीं होगा,
n अगर इवन है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा और टेन टेन रहेगा। लेकिन अगर गलती से n ऑड हो गया तो फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, ठीक है। फिर कॉस है तो साइन में कन्वर्ट करना होगा। अरे यार क्या लिख रहे हैं हम, ठीक है। साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टेन को कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सेक को कॉसिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन साइन रहेगा, ठीक है, और टेन टेन रहेगा, कॉस भी कॉस रहेगा, ठीक है, सारा कुछ सेम रहेगा। अब फिर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि सेक सेक रहेगा, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं कि सेक सेक रहेगा। आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं कि चेंज नहीं होगा, साइन साइन कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, इस प्रकार से। यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, बट n अगर ऑड रहे तो साइन का कॉस करना होगा, टेन का कॉट करना होगा और सेक का कॉसिक करना होगा, उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको निकालना है, ठीक है, हमको निकालना है कि साइन 120 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है ना, साइन 120 का मान निकालना है। तो चलिए लिखते हैं, साइन लिखें, ये एंगल है, एंगल को कैसे लिखना है, ठीक है, 90 गुना n, ठीक है ना, तो 90, ठीक है, गुना 1 लिख सकते हैं और प्लस 30 लिख सकते हैं। देखिए हो गया 120, ठीक है ना। क्या करना है, 90 गुना n प्लस माइनस थीटा, तो 90 गुना 1 लिखे हम, ठीक है, 90 गुना 1 लिखें, ये n है 1 और प्लस 30 लिखें तो 120 हो गया। अब n को देखिए कि ऑड है कि इवन है, इसको देखिए ऑड है कि इवन है, ठीक है, ये ऑड है, ये है ऑड। अब ऑड में क्या बताएं हम, ऑड में तो चेंज होगा, मतलब साइन है तो क्या होगा, कॉस होगा, कॉस करना पड़ेगा, ठीक है। और अब ये जो एंगल है ना, इसको उतारिए, 30 है तो यहाँ पे 30 डालिए, कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान लिखिए, कॉस 30 का मान लिखिए। कॉस 30 का मान पता है क्या होगा, √3/2, कॉस 30 का मान होगा √3/2। अब प्लस या माइनस ये कैसे पता लगेगा, प्लस या माइनस कैसे पता लगेगा, इसके लिए देखिए क्या करना है। इसके लिए यहाँ से देखिए हम निकाल किसका रहे हैं, साइन 120 का मान, ठीक है, साइन 120 का मान। साइन 120 किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट की सेकंड या थर्ड या फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में, तो 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, 90 से 180 है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो साइन 120 भी पॉजिटिव होगा, साइन 120 पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे कर देंगे पॉजिटिव, ये मान क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कॉस के हिसाब से नहीं चलना है, साइन 120 का मान पता करना है, तो साइन 120 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 120 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड में देखिए साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है ना। 1-2 और करते हैं, अगर कम समझ में आया तो 1-2 एग्जाम्पल्स और लेते हैं, ठीक है। इसको करें आप नोट, ठीक है, इसको आप नोट करें। देखिए जैसे निकालना है साइन, ठीक है ना, 330 का मान, देखिए प्लस माइनस पहले ही हम लिख देंगे, साइन 330 का मान निकालना है ना। साइन 330 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सबसे पहले ये दिमाग लगाइए, 330 आ रहा है 270 और 360 के बीच, 270 से 360 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में दिमाग लगाइए, साइन पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बताए थे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब कि साइन पॉजिटिव नहीं होगा, मतलब साइन निगेटिव होगा। तो साइन 330 का मान होगा निगेटिव ही, ये बात याद रखना है, साइन 330 का मान होगा निगेटिव। अब क्या होगा, साइन 330 का मान होगा क्या, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, साइन लिखिए, ठीक है, 330 एंगल को लिखिए, कैसे लिखिएगा, 90 गुना 4 माइनस 30 लिख सकते हैं, 936, 360 में से 30 गया, 330 आएगा। अब 4 को देखिए ऑड है कि इवन, 4 है अपना इवन,
इवन में क्या बताएं हम, कॉन्सेप्ट रूल क्या बताएं, इवन में चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहने देना है। तो साइन को साइन रहने देना है और 30 को यहाँ पर उठा के रख देना है। साइन 30 का मान रख 1/2 होगा, तो 1/2 होगा, -1/2 होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। जैसे कॉस 120 का मान आपको निकाल के दिखाते हैं हम, ठीक है ना। जैसे कॉस 120 का मान लिखिए। अब कॉस 120 का मान पहले ये देखिए कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। सबसे पहले ये देखिए कि कॉस 120 का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो 120 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस देखिए पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है सर, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो निगेटिव पहले कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कॉस है तो कॉस लिखेंगे, ठीक है। 120 को क्या करेंगे, लिख देंगे 90 गुना 1 + 30। अब देखेंगे 1 क्या है, ऑड की इवन, 1 है ऑड, ऑड में चेंज होगा, ऑड में चेंज होगा मतलब कॉस बन जाएगा साइन, ठीक है। उल्टा भी साइन का अगर कॉस होगा तो कॉस का साइन होगा, ठीक है, कॉस बनेगा साइन। 30 है तो 30 और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ हो गया 1/2 और माइनस तो पहले ही पता था, तो कॉस 120 का मान होगा -1/2, कॉस 120 का होगा मान -1/2, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। एक दो को और करके दिखा देते हैं, अगर ऐसे तो करने का जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना, कर तो सकते ही थे आप बोलिएगा तो करके दिखा देते एक दो को और, ठीक है। एक दो को और करिए प्रैक्टिस। जैसे एगो किए ना वैसे आप सारा कर सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ दे, जैसे कोई आपसे पूछे कि साइन 150 का मान बताइए, ठीक है, साइन 150 का मान बताइए। चलिए आप खुद करिए इसको आपको खुद करना है, साइन 150 डिग्री का मान। चलिए करें और कमेंट में इसका आंसर दें। साइन 150 साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए कर लिए होंगे। देखिए साइन, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं 90, ठीक है, गुना 1 + 60 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 + 60 क्या होता है 150 होता है, ठीक है। अब देखिए 1 को देखिए, 1 ऑड है कि इवन है, इसको देखना जरूरी होता है। 1 है अपना ऑड, ऑड का रूल क्या है, ऑड में तो चेंज होता है, ठीक है। तो साइन होगा कॉस और यहाँ से थीटा को उठाकर यहाँ पे पटक देना है, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान बताइए जल्दी से। कॉस 60 डिग्री का मान तो आपको पता ही है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो ये होगा 1/2 और प्लस माइनस देखना है, तो 150 बताइए। तो 150 किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड कि फर्स्ट, किस क्वाड्रेंट में होगा। 150 मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है सर, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ, ठीक है ना। एक और कर ही लेते हैं लास्ट, ठीक है ना, एक और करते हैं। कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री। चलिए इसको बताइए जल्दी से आप, इसको बताइए जल्दी से आप, ठीक है। कॉस 150 डिग्री, इसको बताइए तो जल्दी से आप लिखिए। कॉस है तो कॉस रहने दीजिए, ठीक है। 90 × 1 + 60। 1 अपना ऑड है कि इवन, 1 अपना ऑड है, ठीक है। ऑड का रूल क्या है, ऑड में चेंज होगा, याद रखना, एकदम आंख मूंद कर याद रखना है, ऑड में चेंज होगा, इवन में चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऑड है तो चेंज होगा, तो कॉस का साइन बना दो। यहाँ पर 60 है तो 60 लिखो। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर क्या करेगा √3/2। अब प्लस माइनस देख लेना है, प्लस माइनस देख लेना है। कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट, 150 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 150 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए कॉस पॉजिटिव कि निगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, तो ये होगा निगेटिव। आंसर हो गया -√3/2, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। तो बहुत ईजी है, कोई भी चीज़ आप निकाल सकते हैं। घर में जाके एक बार आपको प्रैक्टिस करिएगा,
ठीक है ना, निकालने का फिर से एक बार आप कोशिश करिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, देखिए जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक को फिर से करें, ठीक है ना। या तो लेक्चर को फिर से देख लें उस टॉपिक का, या फिर लेक्चर नहीं देखना है तो फिर क्या करिए कि क्वेश्चन जो करवा रहे हैं प्रैक्टिस उसको फिर से रफ कॉपी एक लें, ठीक है ना, फिर से निकालें साइन 150 डिग्री का मान या कॉस 150 डिग्री का मान, साइन 120 का मान, फिर से इसको करें, ठीक है ना, 2-4 बार करें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, जल्दी जल्दी फिर होने लगेगा, ठीक है। यही तरीका है, ठीक है, इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग आते हैं अलग टॉपिक में, जीपी में आते हैं, जीपी सीरीज। चलिए, जितना ट्राइगोनोमेट्री का ज़रूरत था, ठीक है ना, उतना ट्राइगोनोमेट्री पढ़ा दिए। जितना फिजिक्स में हम यूज करेंगे उतना ट्राइगोनोमेट्री कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जीपी सीरीज का। किसका बात करते हैं? जीपी सीरीज का, क्योंकि इसका भी यूज आता है। और देखिए थोड़ा सा ये है कि मैथ हम पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है ना, पर कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरा ट्राइगोनोमेट्री को कंप्लीट करेंगे या फिर जीपी पढ़ाएंगे या फिर किसी भी टॉपिक को कंप्लीट पढ़ाएंगे। हमें सिर्फ उतना मैथ से मतलब है जितना फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है ना। तब वो हम सिर्फ वो सब चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है ना, जिसका यूज हम करेंगे फिजिक्स में आने वाले समय में, ठीक है ना, चैप्टर्स में करेंगे। तो वो सब सिर्फ हम डिस्कस कर देते हैं कि ये फार्मूला आएगा या फिर ये कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं, 2 लेक्चर, ज़्यादा 4 लेक्चर होगा बेसिक मैथ का। तो जितना है सब कुछ कवर कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर फिजिक्स का। चलिए, तो जीपी सीरीज क्या होता है? जीपी सीरीज का एक फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। एपी तो आप लोग पढ़ ही होंगे, अगर एपी का यूज भी होगा तो आप कर ही लीजिएगा, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है एपी, ठीक है ना। जीपी तो आप क्लास 11th में ही पढ़िएगा जीपी। देखिए जीपी क्या होता है, जैसे एक इस इक्वल टू मान लेते हैं ए प्लस ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से है, ठीक है, इन्फिनिटी तक है। ये जीपी में आता है, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है सीरीज, ये जीपी है। जीपी क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म जीपी किसको बोलते हैं, कैसे पहचानिएगा कि जीपी है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इस प्रकार से इन्फिनाइट टर्म है, ठीक है। इसमें तो फर्स्ट टर्म में कुछ कांस्टेंट को गुना करने पर सेकेंड टर्म आएगा, ठीक है। ए में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये सेकंड टर्म बन जाएगा, तो आर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ए आर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम चीज मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, आर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर थर्ड टर्म में मिलेगा ए आर स्क्वायर। फिर ए आर स्क्वायर में आर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ए आर का क्यूब मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या नजर आ रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। फर्स्ट टर्म में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड आएगा, सेकंड टर्म में फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड टर्म आएगा, थर्ड टर्म में फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा। इस प्रकार से आगे सीरीज बढ़ता रहेगा। अब इसी प्रकार से जैसे कॉमन रेशियो का फार्मूला भी आप समझ सकते हैं। कॉमन रेशियो का क्या फार्मूला होगा? सेकंड टर्म, ठीक है ना, सेकंड टर्म में डिवाइड देना होता है फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म और बटा फर्स्ट टर्म डिवाइड करने पर आता है, ठीक है ना। क्योंकि सेकंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म देखिए यहाँ पे, ये सेकेंड टर्म है ए आर, ठीक है, सेकेंड टर्म है ए आर बटा फर्स्ट टर्म कितना है, देखिए फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है, डिवाइड करेंगे ए से ए कैंसिल, क्या आया? आर आया। तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, जरूरत क्या पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये समझिए कि कॉमन रेशियो है, ठीक है, ये कॉमन रेशियो है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक है, ठीक है ना, जैसे एक सीरीज है, जीपी सीरीज है 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 प्लस 32 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। देखिए ये जीपी सीरीज है। क्यों जीपी सीरीज है? क्योंकि 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आया, फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आया, फिर 4 में 2 से मल्टीप्लाई किए 8 आया, 8 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 16 आया, 16 में 32 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आया, सॉरी 16 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 32 आया। ये इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, ये इन्फिनाइट तक, ठीक है ना, इन्फिनाइट वाला ही हो जाएगा, ठीक है ना, इन्फिनाइट वाला ही हो जाएगा। सम ऑफ जो इन्फिनाइट टर्म होगा ना उसका सम का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इस तरह का जीपी सीरीज को बोलते हैं इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, ठीक है ना, जीपी सीरीज है।
तो इसका अगर पूछेगा, ठीक है ना, मान लेते हैं कि पूछेगा कि क्या पूछेगा, सम बताइए, सम बताइए, ठीक है ना, इन्फिनाइट टर्म का सम बताइए, ठीक है। तो क्या बताइएगा, इसका आंसर इन्फिनाइट ही होगा, इसका आंसर इन्फिनाइट होगा, ठीक है। क्यों इन्फिनाइट होगा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो बढ़ते जा रहा है ना, 2 4 8 16 32, 32 के बाद फिर 64, फिर और बढ़ेगा, ये बढ़ेगा भी कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो जब सम करेंगे तब भी तो इन्फिनाइट आएगा, ये तो कॉमन सेंस वाला बात है, ठीक है ना। तो फार्मूला किसका यूज होगा, डिक्रीजिंग अगर रहेगा, ठीक है ना, जीपी सीरीज अगर डिक्रीजिंग रहेगा, जैसे एक लिखते हैं एस इक्वल टू, ठीक है, 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 1/8 है, फिर 1/16 है, ठीक है ना। इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। ये देखिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर 1/2 आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें भी 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, इसमें भी 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। फिर इसमें भी 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 आएगा, फिर इसमें भी 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे कुछ आएगा। तो ये डिक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीजिंग जीपी सीरीज, ठीक है। ये क्या है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है ना, जीपी सीरीज, डिक्रीजिंग जीपी सीरीज, ये है, ये आएगा फिजिक्स में काम, ठीक है, ये काम आएगा, ये देखने के लिए मिलेगा फिजिक्स में, ठीक है ना, फिजिक्स में ये आएगा। और इसका सम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका सम निकालना पड़ेगा, इन्फिनाइट टर्म रहेगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। इसका सम का फार्मूला है a/1 - r, आप बस इसको याद करें। ए आपका है फर्स्ट टर्म, ए आपका है फर्स्ट टर्म, आर आपका है कॉमन रेशियो, आर आपका है कॉमन रेशियो, बस, ठीक है, बस आपको ये जरूरत पड़ेगा, ओके। इससे ज़्यादा जीपी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस ये फार्मूला याद रखना है, a/1 - r, a/1 - r, ठीक है ना, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म का, ठीक है। डिक्रीजिंग जीपी रहेगा तो आप निकाल भी सकते हैं इसका सम कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, ठीक है, 1/1 - r कितना है, r 1/2 है, 1/2 करेंगे तो 1/1/2 मतलब क्या आएगा, 2 आएगा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो बहुत जगह आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में, बहुत जगह यूज करेंगे हम इसको, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, ठीक है ना, ये जीपी सीरीज है, और ज़्यादा जीपी जानने का जरूरत तो फिजिक्स में है नहीं, ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लें। अब थोड़ा समझते हैं लॉगरिथम, लॉगरिथम इसका भी यूज करते हैं फिजिक्स में। लॉगरिथम क्या होता है, नॉर्मल समझते हैं कि 2 प्रकार का लॉग आपको मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये है लॉग, ठीक है, लॉग ए है मान लेते हैं, ठीक है, ये बेस में 10 मिलेगा एक, जनरली एक लॉग, ठीक है, ए, और बेस में आपका ई मिलेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन लॉग, ठीक है, इसको बोला जाता है कॉमन लॉग, ठीक है, कॉमन लॉग, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। तो ये बात पता होना चाहिए कि अगर बेस में 10 रहे ना तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉग, और बेस में अगर ई रहे तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। इसको पढ़ने का तरीका लॉग ए बेस 10, लॉग ए बेस ई, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ये एक नंबर होता है, इसका मान होता है कुछ 2.712 के आसपास होता है, ठीक है ना, ये, ठीक है, ई का मान होता है 2.712, ठीक है। ऐसे जनरली 2.7 भी आप याद रख सकते हैं। तो अगर ई है, बेस में ई है, तो नेचुरल लॉग इसको ऐसे भी लिखते हैं ln, ठीक है ना, ln लिखते हैं, ln a, ठीक है ना। तो समझ जाना है कि नेचुरल लॉग, ठीक है ना, ln मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं ln x ln a, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। बाकी देखिए लॉगरिथम समझते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है। जैसे आप एक्सपोनेंट तो पढ़े हैं, एक्सपोनेंट का उल्टा होता है लॉगरिथम। एक्सपोनेंट में क्या पढ़े, जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास है 3, ठीक है ना, गुना 3, ठीक है, गुना 3, ओके, कितना होगा,
इसका आंसर क्या होगा 27। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 पे पावर 3 इक्वल टू 27। ठीक है, इसी को लिखने का एक तरीका और है। ठीक है ना, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं लॉग। ठीक है, यहाँ पे 27 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए और यहाँ पे 3 लिखिए। ठीक है ना, अब देखिए ऐसे एग्जाम्पल हम क्या करते हैं ना कि एग्जाम्पल 2 लेते हैं, ऐसे फिर बच्चा कंफ्यूज होगा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। ठीक है ना, तो लगेगा यहाँ पर कौन सा 3 है। ठीक है ना, बाद में बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। इस कारण इसको क्या करते हैं ना कि हटाकर 2 का ले लेते एग्जाम्पल ले लेते 2 का। ठीक है, 2 गुना 2 इक्वल टू क्या होगा 8, तो 2 पे पावर 3 इक्वल टू होगा 8। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका है लॉग। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 8। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, क्या समझना है इसका मतलब? देखिए लॉग क्या होता है, इसको ऐसे समझिए, माइंड में फिट करिए। ठीक है ना, आपको माइंड में फिट करना होगा। ठीक है ना, कि लॉग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा आपको। जब भी ऐसा लिखा रहे, जैसे इसका आंसर हटाइए। ठीक है ना, इसका आंसर को हटाइए 3 को। ठीक है ना, जैसे ये रहेगा कि log 8 बेस 2, log 8 बेस 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 के, ठीक है ना, 2 पर क्या पावर दें। ठीक है ना, 2 पर हम क्या पावर दें ताकि इसका आंसर 8 हो जाए। तो 3 पावर देंगे तो इसका आंसर 8 होगा, इस कारण इसका आंसर होगा 3। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। ये जो पावर होता है ना, ये पावर होता है। ठीक है ना, यही आंसर होता है, ये है पावर। ठीक है, ये है रिजल्ट। ठीक है, ये है आपका बेस, ये आपका बेस है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम आपसे पूछेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या रहेगा। ठीक है ना, फिजिक्स में यूज क्या आएगा, फिजिक्स में ये यूज आएगा कि जैसे ये कभी कभी लिखा रहेगा ऐसा कि लॉग, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखा रहेगा, ये फॉर्मेट रहेगा। तो अगर मान लेते हैं ये ऐसे लिखा हुआ है तो आपको तुरंत समझ जाना होगा कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि फिजिक्स में कहीं पर ऐसे लिखा रहे कि log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, तो आप तुरंत इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि 2 पे पावर 3 डालेंगे इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, फिर इसको आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे। ठीक है, इतना आपको करने आना चाहिए। ओके, जैसे मान लेते हैं कि हम बोलते हैं log, ठीक है, हम बोलते हैं log, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 27, यहाँ पे लिख देते हैं 3। बताइए इसका आंसर बताइए, मतलब 3 पे पावर कितना दें ताकि इसका आंसर 27 आना चाहिए। 3 पे पावर कितना दें, इसका ये मतलब है कि 3 पे पावर कितना रखें ताकि इसका आंसर 27 देंगे, मतलब 27 आना चाहिए। तो 3 पे पावर 3 देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लॉग को समझना है। ठीक है ना, जैसे आप और समझ सकते हैं लॉग। ठीक है ना, यहाँ पे मान लेते हैं है क्या, यहाँ पे मान लेते हैं 5। ठीक है, यहाँ पे 25। ठीक है, बताइए आंसर। ठीक है ना, आंसर बताइए, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि 5 पे कितना पावर दें, ठीक है ना, 5 पे कितना पावर दें ताकि 25 आ जाना चाहिए, पावर ही आंसर होगा। ठीक है ना, पावर ही आंसर होगा। 5 पे 2 पावर देंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 5 पे पावर 2 को 25 बोलते हैं। ठीक है, तो लिखने का ही तरीका है, नंबर्स को लिखने का एक तरीका है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। ठीक है, अब अगर आप ये सीख चुके हैं, ठीक है ना, अगर आप ये सीख चुके हैं तो इसका 2-3 प्रॉपर्टी, ऐसे तो बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है लेकिन फिजिक्स में 3 प्रॉपर्टी यूज आएगा। ठीक है ना, वो 3 प्रॉपर्टी को जानिए आप। ठीक है ना, इसको सबसे पहले आप नोट करें। ठीक है ना, इसको आप नोट करें। जैसे मान लेते हैं पहला प्रॉपर्टी लॉग। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं a है, ठीक है, बेस e प्लस लॉग, ठीक है, b, ठीक है, बेस e। अगर ऐसा रहे कभी तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग ab। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये पहला नंबर प्रॉपर्टी।
ठीक है। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी कि लॉग, इसको प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, बस यही आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये याद हो जाना चाहिए आपको, ये यूज करेंगे। फिर लॉग ए बेस ई, ठीक है, माइनस लॉग बी बेस ई इक्वल टू होगा लॉग, ठीक है ना, ए बटा बी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ये। एंड थर्ड प्रॉपर्टी लॉग, ठीक है ना, बेस ई, ठीक है, लॉग बेस ई है और ए पे पावर बी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी को नीचे उतार सकते हैं इनटू लॉग ए बेस ई, ठीक है। इसका भी यूज करेंगे। तो ये 2-3 प्रॉपर्टी लॉग का है, ठीक है ना, जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो ध्यान से देखिए और 2-3 बार आप कॉपी पर लिख के इसको याद करिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा याद करने का कोशिश करिए कि दिमाग में बैठ जाए, अच्छा रहे, ठीक है ना, क्योंकि इसका ज़्यादा नहीं, काइनेमेटिक्स में ही यूज कर देंगे इसका, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स में ही नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही इसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा याद रखें, क्योंकि उस समय हम बोलेंगे कि, क्योंकि हम तो लॉगरिथम का प्रॉपर्टी बता चुके हैं, तो उस समय तो बोलेंगे कि आपको याद हुई होगा, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर ले एक बार, ओके। इससे ज़्यादा लॉगरिथम पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा लॉगरिथम मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना, या फिर केमिस्ट्री में भी यूज होता है लॉगरिथम, इससे ज़्यादा यूज होगा केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स में इतना काफ़ी है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इसको नोट कर लें। चलिए अब बात करते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है और उसके बाद इसका यूज कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। जैसे मान लेते हैं कि 1 + x पे पावर n है, 1 + x पे पावर n है, ठीक है। और अगर x जो है ना, x अगर बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से, ठीक है ना, ये जो x है बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से, तो फिर क्या करते हैं कि 1+, ठीक है ना, n को नीचे कर देते हैं, nx लिख देते हैं, ठीक है। यही है आपका, ठीक है ना। अगर ऐसा दिया रहे तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, यदि x अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो 1 से, ठीक है। तो पहला चीज़ इसको याद रखें कि 1 + x पे पावर n रहे तो 1 + nx हो जाएगा। 1 + x पे होल पावर n रहे तो 1 + nx लिख सकते हैं, कब? जब x बहुत छोटा रहे 1 से, 1 के मुकाबले x बहुत छोटा हो। या फिर ऐसे भी रहे तो लिख सकते हैं, जैसे कुछ बच्चा कहता कि सर 1 - x पे पावर n रहे तो नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। कंडीशन यही होना चाहिए कि x बहुत छोटा होना चाहिए 1 से, तो 1 - nx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर अगर ऐसा भी रहे कि 1 + x पे होल पावर -n रहे तब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर x, फिर भी देखें कि x अगर बहुत छोटा है 1 के मुकाबले तो लिख सकते हैं 1 - nx, 1 - nx, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसको याद रखना है, ठीक है ना, कि x बहुत छोटा होना चाहिए 1 से। तो ये 3 चीज़, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चीज़ को आपको याद रखना है। इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे फिजिक्स में, ठीक है ना। जैसे इसको हम करके दिखाते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि r, ठीक है, एक क्वेश्चन है r + h का होल पावर 3 है प्लस r का क्यूब है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, -r का क्यूब। इसको सॉल्व करना है। हम क्या कर सकते हैं, r³ को बाहर निकाल सकते हैं कॉमन लेके, ठीक है ना। तो अंदर क्या बचेगा, ठीक है, अंदर बच जाएगा 1 + h/r का होल क्यूब, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इतना तो आता ही होगा लिखने के लिए, ठीक है ना। r³ इससे बाहर निकाले हैं, ठीक है ना, तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ r नहीं था तो h/r हो गया। h तो था ही बट r कर दिए, ठीक है। -r का क्यूब, ठीक है, -r का क्यूब, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं आप, इसको देखिए, r का क्यूब, ठीक है। ये देखिए r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे मानिए, ठीक है। h बहुत छोटा है
ठीक है ना। आर के मुकाबले एच बहुत छोटा है, एच मतलब 10 मीटर 20 मीटर, आर मतलब 6400 किलोमीटर। तो इसके मुकाबले ये बहुत छोटा है, मतलब इसको बटा इसको करेंगे, एच बटा आर करेंगे तो ये बहुत छोटा मिलेगा, लगभग 0 के बराबर। ठीक है ना, एच बटा आर बहुत छोटा मिलेगा। जब एच बटा आर बहुत छोटा है तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। क्या लिख देंगे, 1 + 3 को नीचे उतारेंगे, एच बटा आर, ठीक है, माइनस आर का क्यूब। ठीक है, लिख सकते हैं। ओके, ये कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सॉल्व कर देंगे, आर का क्यूब, ठीक है, प्लस आर का क्यूब, और इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, तो आर का क्यूब इंटू 3h और बटा आर माइनस आर का क्यूब, माइनस आर क्यूब प्लस आर क्यूब कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो बचा आर का स्क्वायर। तो टोटल आंसर हो गया 3h और आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया। तो इस प्रकार से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं आप। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझते हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे रूट ओवर 0.98, इसको सॉल्व करना है। इसको लिख सकते हैं 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना कि 1 - 0.02 पे पावर 1/2। ठीक है, लिख सकते हैं। रूट को लिख दिए 1/2, इतना तो मैथ आता होगा आपका, अच्छा होगा मैथ। ठीक है ना, अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2 और 0.98 को लिख सकते हैं 1 - 0.02, इसको घटाने पर ही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये देखिए, ये तो बहुत छोटा है ना, ये तो बहुत छोटा है 1 के मुकाबले, तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1 - 1/2 को नीचे उतार देंगे, ठीक है, गुना 0.02, ये कैंसिल होगा तो बचेगा 1 - 0.01, तो ये हो जाएगा कितना, 0.99। ये आंसर कुछ आ गया। ठीक है, तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाया जाता है इस प्रकार से और आंसर लाया जाता है। तो फिजिक्स में भी बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज करेंगे। ठीक है ना, इसको समझ लीजिए। ठीक है ना, और मेन रूप से इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस चीज़ को याद कर लेना है कि 1 + x पे पावर n है, तो 1 + nx लिख सकते हैं। कब, जब x बहुत छोटा होना चाहिए 1 के मुकाबले। इस चीज़ को आप याद रखें, फिर फिजिक्स में जहाँ जहाँ पर यूज करना होगा वहाँ पे करेंगे। कोई एक और चीज़ को समझते हैं। ठीक है ना, 2-3 मिनट का टॉपिक और है, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, इसका भी यूज करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, क्या होता है ये, अगर देखिए थीटा अगर बहुत कम है, जैसे मान लेते हैं कि थीटा का मान बहुत कम है, लेस देन 10 डिग्री। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर कभी कैलकुलेट करने का मतलब जरूरत पड़ गया, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 2 डिग्री का मान बताइए, या फिर पूछे कि मतलब tan 5 डिग्री का मान बताइए, तो फिर कैसे बताइएगा। अब मतलब इतना छोटा एंगल है 2 डिग्री 5 डिग्री, ठीक है ना, तो इसका अगर मान लेते वैल्यू निकालना है कि साइन 2 डिग्री का वैल्यू, tan 5 डिग्री का वैल्यू, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और फिजिक्स में यूज भी होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। करेंगे क्या कि अगर थीटा छोटा हो, कितना छोटा, लगभग 10 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, तब स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। क्या होता है ना कि अगर थीटा अगर बहुत छोटा है तो फिर क्या करते हैं ना कि साइन थीटा का जो वैल्यू है थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा और tan थीटा का वैल्यू थीटा के अप्रॉक्स हो जाएगा। जैसे साइन 2 डिग्री का वैल्यू आप बताइए, तो साइन 2 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2 डिग्री। ये डिग्री में है लेकिन जरूरत पड़ेगा रेडियन में, तो क्या करेंगे 2 गुना π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में अपना निकाल लेना, ऐसे मतलब काट कर कूट कर π/90 रेडियन, इस प्रकार से। अब जैसे मान लेते हैं कि tan 5 डिग्री का मान, तो क्या होगा 5 डिग्री ही होगा। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या बोलता है कि tan थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा, तो tan 5 डिग्री लगभग 5 के बराबर होगा, 5 डिग्री के बराबर होगा। तो रेडियन में चेंज करना आता ही आपको, कन्वर्ट करना, 5 × π/180, बाकी मतलब आप काट कूट कर, ठीक है ना, जो भी आएगा इसको आंसर लिख लेना है। ठीक है, इस प्रकार का से होता है, प्रोसेस बता रहे हैं। अगर मान लेते हैं जैसे इसी प्रकार से रहे कि cos 2 डिग्री का मान, ठीक है ना, cos 2 डिग्री का मान, तो क्या होगा, तो आपको पता ही है कि 2 डिग्री मतलब 10 से छोटा है, 10 से छोटा है मतलब कि cos थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ठीक है ना, एक बार आप देख लें, ठीक है ना, इसको आप याद कर लें, ठीक है ना, इस चीज़ को आपको याद कर लें, जहाँ पर फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो हम लोग आज का लेक्चर को ख़त्म करते हैं।
ठीक है ना। आज का लेक्चर में बहुत सारा चीज़ को कवर किए, जैसे एंगल्स एंड ट्राइगोनोमेट्री था, जीपी सीरीज को देखें, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को देखें, लॉगरिथम को देखें, और लास्ट में देखें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन को। इतना चीज़ काफ़ी है एक लेक्चर में। अगला लेक्चर में हम लोग स्लोप वगैरह का बात करेंगे, ठीक है ना। एक बार अच्छे से नोट्स बनाकर इसको रिवीजन करिए, कॉपी को डेली रिवीजन करिएगा, ठीक है ना, तब जाकर ये पूरा बात माइंड में आपका सेट हो पाएगा, ठीक है ना। और देखिए, कोई भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए यहाँ पे नहीं हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बेसिक मैथ का लेक्चर है, ठीक है ना। उतना ही मैथ पढ़ाएंगे जितना फिजिक्स में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एकदम बिल्कुल सटीक यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जो पॉइंट आपको फिजिक्स में यूज करेंगे उसी पॉइंट को बताएंगे, फालतू कोई भी पॉइंट नहीं बताएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब लॉगरिथम है तो पूरा 1 घंटा लॉगरिथम ही पढ़ाते रह गए। ऐसा करने से आपको कोई फायदा नहीं है, टाइम का लॉस होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सटीक आपको पढ़ा रहे हैं कि जो पॉइंट, जो चीज़ का आपको ज़रूरत है उसी चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपको फिजिक्स में यूज आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में होगा स्लोप।